मैं डॉक्टर लवलेश कुमार, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज की इस वीडियो क्लास में हम बीए पार्ट 1 में भारतीय संविधान के एक अन्य टॉपिक में जो है राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में डिस्कशन करेंगे। इसके पूर्व के भी वीडियो क्लास में हम राष्ट्रपति की शक्तियों को जो है 2 भागों में बांट करके एक भाग की चर्चा कर चुके हैं। तो हमने इसके पूर्व ही राष्ट्रपति की शक्तियों को 2 भागों में बांट करके देखा। एक फर्स्ट पॉइंट में सामान्यकालीन शक्तियां, जनरल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां, और सेकेंड पॉइंट में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं और राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां हैं। तो जैसे कि भारत की संघीय व्यवस्था के अंतर्गत इसके पूर्व भी हम चर्चा कर चुके हैं कि जब भारत का शासन एक सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत चलता है, एक फेडरल सिस्टम के अंतर्गत चलता है, एक संघीय व्यवस्था के अंतर्गत चलता है, तो यहाँ पर सामान्य नियमों के अंतर्गत भारत का शासन चलता है, अर्थात संघीय व्यवस्था के रूलों का पालन किया जाता है। केंद्र अपने दायरे में काम करेगा और राज्य अपने दायरे में काम करेगा। लेकिन यदि कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए, ऐसे संकट सामने आ जाए, तो उन संकटों से जो है निपटने के लिए कैसे हम तरीके अपनाएंगे। तो ऐसी स्थितियों से दूर करने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति के लिए आपातकालीन शक्तियों का भी प्रावधान किया है, जिसमें से यदि हम बात करें तो लोकतंत्र और आपातकाल की यदि हम बात करते हैं तो आपस में इसमें दूर दूर तक कोई आपसी संबंध नहीं है, क्योंकि जब लोकतंत्र एक सहमति का शासन होता है, जनता की सहमति के बिना वहाँ पर किसी प्रकार का शासन नहीं होता है। तो जब लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, डेमोक्रेसी बाय द पीपुल फॉर द पीपुल है, तो अर्थात जनता की जब सहमति से शासन किया जा रहा है, तो ऐसी स्थितियों में अब वहाँ इमरजेंसी लगाने की जो प्रक्रिया है या इमरजेंसी के जो प्रावधान या प्रोविजंस किए गए हैं, ये न्यायोचित नहीं है। लेकिन जो भारतीय व्यवस्था है या भारतीय दृष्टिकोण का जो मानना है, यहाँ के संविधान निर्माताओं का जो दृष्टिकोण था, क्योंकि जो भारत की परिस्थितियां हैं वो विश्व के अन्य देशों की परिस्थितियों से बिल्कुल भिन्न है। भारत बहुसांस्कृतिक, बहुविविधता और एक अनेकता में एकता स्थापित करने वाला देश है। तो ये इस बात की कोई जो है गारंटी नहीं दी जा सकती है कि अब इनकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस जो है इमरजेंसी से निपटने के लिए, ऐसे जो है इमरजेंसी जो संकट काल से निपटने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने आपातकाल की व्यवस्था का प्रावधान किया है। तो भारतीय संविधान के भाग 18 में 18 में आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक में, अर्थात भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक में राष्ट्रपति को जो है 3 प्रकार की शक्तियां दी गई हैं कि यदि देश की शासन व्यवस्था के संचालन में यदि किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस होता है, तो आप एक देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए 3 प्रकार की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 352 के अंतर्गत। सेकंड में प्रेसिडेंट रूल, अर्थात राष्ट्रपति शासन। तो प्रेसिडेंट रूल में राष्ट्रपति शासन को संवैधानिक तंत्र की विफलता भी कहते हैं। ये आर्टिकल
56 अर्थात 356। नेक्स्ट पॉइंट में वित्तीय आपात 360, इसी को इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी भी कहते हैं, वित्तीय आपात भी कहते हैं। अब इन सभी आपातकालीन व्यवस्थाओं को स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे, एक एक करके डिस्कशन करते हैं, उस पे चर्चा करते हैं, इस पे एक तरह से कंसेप्ट जनरेट करते हैं कि अब हमको इनको किस प्रकार से राइट करना होगा क्वेश्चन को। तो हम पहले इस बिंदु को लेते हैं, राष्ट्रीय आपात। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति को यह समादेश हो जाए कि भारत राज्य क्षेत्र में या उसके किसी एक भाग में बाह्य आक्रमण, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह के कारण उसके किसी भाग की सुरक्षा व्यवस्था संकट में है, तो वह राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सहमति आवश्यक है। आपातकाल की घोषणा के लिए उसमें ये प्रावधान किया गया है, ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं प्रेजेंट टाइम में है जो है कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा कोई समादेश का मतलब वर्ड जो है यहाँ निश्चित हो जाए या कंफर्म हो जाए कि देश की सुरक्षा व्यवस्था युद्ध के वजह से जो है बाह्य आक्रमण की वजह से या सशस्त्र विद्रोह की वजह से संपूर्ण देश की जो है एकता या उसके किसी एक हिस्से या भाग में ऐसी कोई जो है संभावना है, तो राष्ट्रपति वहां पर जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। अब वो भी करेंगे लेकिन मंत्रिमंडल की लिखित सहमति से आवश्यक है। उसके लिए ये कंपलसरी है, ये अनिवार्य है कि जब तक मंत्रिमंडल अपनी लिखित सिफारिश राष्ट्रपति से नहीं करते हैं तब तक देश में जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं की जा सकती है। ये राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया गया है तो 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन होना आवश्यक है। यह अनुमोदन एक बार यदि होता है तो संसद के द्वारा किया गया अनुमोदन एक बार में 6 महीने या 6 मंथ के लिए वैलिड रहेगा। इस प्रकार से 6 मंथ करके अनुमोदन यदि राष्ट्र संसद देती रहेगी तो इसको अनिश्चित समय के लिए इस राष्ट्रीय आपात को बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह जो राष्ट्रीय आपात को बढ़ाया जा सकता है इसके लिए एक निश्चित समय सीमा नहीं है। अब मूल संविधान की हम बात करते हैं, ये जो बात हमने किया तो वर्तमान संविधान की बात है, क्योंकि मूल संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं था। मूल संविधान में आंतरिक अशांति शब्द था और 44वें संविधान संशोधन 1978 में जब जो है जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने जो आंतरिक शब्द के जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा, क्योंकि जब आंतरिक अशांति शब्द प्रयोग किया जाता था उसी का जो है प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपात की घोषणा 1975 में 26 जून 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने लागू किया था। तो इस प्रकार से यदि हम बात करते हैं तो मूल संविधान में विद्रोह जो है सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांत शब्द का प्रयोग किया गया था और उस 44वें संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया, क्योंकि उसमें यह भी जोड़ा गया कि मंत्रिपरिषद के लिखित सिफारिश या जो है के आधार पर ही राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं, अन्य किसी माध्यम से नहीं, जब तक मौखिक नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ओरल कह देने से उसका जो है ये राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं की जा सकती है। इसके संबंध में अब तक हम ये भी ध्यान दें कि अब तक जो है भारतीय संविधान में जो है के प्रयोग करते हुए कितनी बार
राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। तो इसमें कुछ अभी और प्रावधान है। केवल ये जो राष्ट्रीय आपात के समय जो की बात जब करते हैं तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग 352 में ही एक बार ही प्रयोग किया गया है। एक ही स्थान पर सिर्फ और सिर्फ मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, शेष स्थानों में मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग किया गया है। क्योंकि भारतीय जो है शासन व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई क्या है? मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल यदि अपने लिखित परामर्श से राष्ट्रपति को जो ऐसी जो है सिफारिश कर दे कि देश में इस अशांति और असुरक्षा की वजह से, बाह्य आक्रमण की वजह से देश में जो है आपातकाल की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति जो है उसकी घोषणा कर देंगे। क्योंकि राष्ट्र जो भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है उसमें जो इसकी प्रक्रिया है तो इसमें दो प्रकार के औपचारिक प्रधान होते हैं, राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख। तो इसी वजह से सारी संवैधानिक शक्तियां का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, लेकिन उनकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करते हैं? मंत्रिपरिषद। और अन्य स्थानों पर तो मंत्रिपरिषद शब्द प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है एक स्थान पर ही मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। और यदि राष्ट्रीय आपात की घोषणा होने पर, यदि राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो जाती है तो आर्टिकल 358 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 358 358 के अकॉर्डिंग स्वतः जो फंडामेंटल राइट है क्या हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं। और शेष मौलिक अधिकारों को 359 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति एक लिखित आदेश से जो है क्या कर देते हैं? निलंबित कर देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ भी 44वें संविधान संशोधन जो है 44 अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोसेस किया गया है 359 1 के जोड़ा करके ये प्रावधान किया गया है कि आर्टिकल 20 और 21 किसी भी दशा में निलंबित नहीं होंगे जो है। तो अब ये दो जो है अनुच्छेदों को भारतीय संविधान में 40वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये ऐसा प्रावधान कर दिया गया कि फिर जो है यदि राष्ट्रपति जो है 359 का प्रयोग भी करते हैं तब भी जो है जो अनुच्छेद 20 और 21 जो निलंबित नहीं किए जाएंगे। राष्ट्रीय आपात की घोषणा होने पर, जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा होने पर अनुच्छेद 249 तो 249 के अंतर्गत राज्य सूची की किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाता है? संसद को मिल जाता है। संबंधित राज्य क्षेत्र की बात हो, जिस राज्य में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई, किसी भूभाग में भारत राज्य क्षेत्र की या संपूर्ण जो है देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है, तो जब संपूर्ण देश के लिए राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है उस समय राष्ट्रीय आपात के समय संविधान के अनुच्छेद 249 249 के अनुसार जो है राज्य सूची की किसी विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाता है? संसद को मिल जाता है। इसके साथ साथ लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल भी एक वर्ष जो है बढ़ा दिया जाता है। चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उन दोनों का कार्य एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय आपात के समाप्त के, यदि राष्ट्रीय आपात की समाप्त हो रही है तो उसके समाप्त के 6 माह के अंदर नए चुनाव का होना आवश्यक है। यदि देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है और राष्ट्रीय आपात जो है समाप्त कर दी गई है तो उस समाप्त की 6 मंथ की अवधि के अंदर 6 मंथ के जो टाइम ड्यूरेशन है उसके अंदर नए चुनाव होना आवश्यक है। सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं।
अब यहाँ आपको ये याद रखना है, मैं सभी छात्रों का यहाँ ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि इस जो सशस्त्र विद्रोह, हमने इसमें जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह 3 शब्दों का प्रयोग किया है। तो इनमें से जो है फर्स्ट युद्ध, दूसरे पे बाह्य आक्रमण, या तीसरा जो वर्ड है सशस्त्र विद्रोह, तो यहाँ आप लोगों का ध्यान में ये आकृष्ट करना चाहूँगा कि जब सशस्त्र विद्रोह की वजह से नेशनल इमरजेंसी के डिक्लेरेशन किया जाता है, ऐसी कंडीशंस में जो है मौलिक अधिकार, आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं किए जाएंगे, ठीक है, और नहीं होते हैं, वो नहीं होते। तो भारत में अभी तक, अब याद रखना है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद अब तक केवल 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 का 3 बार प्रयोग किया गया है। पहली बार 1962 में भारत पर जब चीन ने आक्रमण किया था, तब उस समय जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई। और सेकेंड पॉइंट में 1971 में 1971 में जब पाक ने भारत पर आक्रमण किया था, तब भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई। और नेक्स्ट पॉइंट में, अब इससे पहले अभी हम जब डिस्कशन किया कि सशस्त्र विद्रोह के पूर्व जो है मूल संविधान में आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया है। तो 26 जून 1975 को इंटरनल डिस्टरबेंस, आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई, जो कि यह 21 मार्च 1977 तक चली। और ऐसी स्थितियों में उस समय क्या था, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट की जो है 12 जून 1975 को ही जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो इंदिरा गांधी के खिलाफ जब राजनारायण ने जो है चुनाव लड़ा था, समाजवादी नेता थे, तो इन्होंने इस चुनाव की प्रक्रिया में आरोप लगाया न्यायालय में कि माननीय श्रीमती प्रधानमंत्री ने जो है सरकारी तंत्र का मिसयूज किया है, दुरुपयोग किया है, अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग किया है, क्योंकि पद और प्रभाव की वजह से वो चुनाव जीती हैं, अन्यथा चुनाव जीतने की स्थिति पे नहीं थी। तो हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने के बाद 12 जून जो है 1975 को जैसे निर्णय आया, इसके बाद देश के अंदर सभी राजनीतिक दल एकत्र हुए। उस समय भी महंगाई, बेरोजगारी, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। लोग परेशान थे। राजनीतिक दलों को, विपक्षी राजनीतिक दलों को एक जो है उचित अवसर महसूस हुआ और न्यायालय की आदेश को लेकर के, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको आयोग घोषित तो कर दिया। माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी को उस जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उन्होंने आयोग घोषित कर दिया लोकसभा सदस्य के रूप में, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अपने प्रधानमंत्री के पद पे बनी रहेंगी। तो ऐसी स्थितियों में कि उधर लोकसभा का सदस्य की सदस्यता समाप्त कर दी गई, लेकिन प्रधानमंत्री बनी रहेंगी, इस गतिरोध और अंतर्द्वंद स्थिति स्पष्ट नहीं थी। तो सभी विरोधी दलों के नेताओं ने मिलकर के जो है श्रीमती इंदिरा गांधी से जो है त्याग पत्र की मांग करने लगे। ऐसी स्थितियों में श्रीमती गांधी ने त्याग पत्र देने के लिए विचार नहीं किया, बल्कि 26 जून 1975 को देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी। और उस राष्ट्रीय आपात की घोषणा जब किया, तो उन्होंने आंतरिक अशांत, इंटरनल डिस्टरबेंस की वर्ड को लेकर के देश में जो है 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी। ऐसी स्थितियों में जितने विपक्ष के नेता थे, तो उन सभी को जो है गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया और राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी गई।
तो इस प्रकार से ये पहले पॉइंट में हमने डिस्कशन किया। सेकेंड पॉइंट में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं, या उसको कहें संवैधानिक तंत्र की विफलता की बात करते हैं। तो संवैधानिक तंत्र की जब विफलता की बात होती है तो उसमें यह भी बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह समादेश हो जाए या निश्चित हो जाए कि किसी भी राज्य या प्रदेश का शासन संविधान के नियमों के आधार पर नहीं चलाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राज्यपाल की सिफारिश या समाचार पत्र, या अन्य किसी माध्यम से यदि उसको जानकारी मिलती है, या उसको यह निश्चित हो जाए कि जो स्थितियां हैं वो ठीक नहीं है, ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति जो है उस राज्य का शासन संविधान के बंधों के अनुसार नहीं चल रहा, वो किसी भी माध्यम से वो सेटिस्फाई यदि हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करके उस राज्य में राष्ट्रपति उसका शासन अपने हाथ में ले लेता है, उसका शासन अपने हाथ में लेने के बाद संबंधित राज्यपाल को अधिकार दे दिए जाते हैं। ऐसी घोषणा संसद के 2 माह के भीतर लेना आवश्यक है। यदि राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, तो ऐसी उद्घोषणा की स्वीकृत, यदि राष्ट्रपति ने उद्घोषणा कर दिया तो स्वीकृत संसद जो है 2 माह के अंदर लेना आवश्यक है। यदि 2 माह के अंदर उसकी स्वीकृत नहीं ली जाती है तो वो 6 माह से अधिक समय तक जो है लागू नहीं होगी। 6 माह से अधिक समय तक और कुल मिलाकर के 3 वर्ष तक जारी रह सकती है। 6 मंथ के 6 महीने के टर्म में जो है वो मैक्सिमम 3 वर्ष तक ही राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, इसके बाद की कोई स्थिति नहीं बनती है। तो इसमें संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग साधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक है। एक बार में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा यदि होती है तो केवल कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए, 6 मंथ के लिए होगी। इसको बढ़ाया जा सकता है और इसको बढ़ाते बढ़ाते 6 मंथ की अवधि को लेकर के हम अधिकतम 3 वर्ष तक कर सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों में जो है बढ़ाते बढ़ाते 3 वर्ष करेंगे, और जब निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति को यह लिखित परामर्श दे दे कि उस राज्य में राष्ट्रीय आपात जैसी स्थिति है, यदि उस राज्य में राष्ट्रीय आपात जैसी स्थिति है जिसमें तत्काल चुनाव कराना संभव नहीं है, तो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा होने पर मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। यदि मौलिक अधिकारों की बात करें तो ये राष्ट्रपति यदि शासन लागू होता है तो वहां पर मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जाता या मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। लेकिन राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको हो जाता है? संसद को हो जाता है, क्योंकि राज्य विधायिका भंग कर दी जाती है, और जब राज्य विधायिका भंग हो जाती है तो उसको जो है कानून बनाने का कोई राइट नहीं होता। ऐसी स्थिति में वो सारे अधिकार जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल या संसद के पास पहुंच जाते, केंद्रीय विधायिका के पास पहुंच जाते हैं। और राज्य के खर्चे संबंधी जो बजट होता है, विनियोग विधेयक संसद पारित करती है। और भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य, उस समय उसका नाम था पेप्सू राज्य, तो 1951 में लागू हुआ था और सबसे अधिक समय तक भी लागू रहा वहां पर। 1984 से लेकर 1989 तक लागू रहा। और सबसे अधिक बार की यदि हम बात करें कि राष्ट्रपति किस राज्य में लागू रहा, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति लागू रहा। ये राष्ट्रपति की जो है ये दूसरे पॉइंट की डिस्कशन है। अब हम राष्ट्रपति की जो है आपातकालीन शक्तियों के तीसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं।
तो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात है, राष्ट्र जो है वित्तीय आपात की बात है। तो अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि भारत राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भाग में वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वित्तीय आपात की घोषणा किया जा सकता है। ये जो स्थितियां समाधान वर्ड है, तो ये राष्ट्रपति को ये निश्चित करने के लिए या कंफर्म करने के लिए कहता है कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा हो, और राष्ट्रपति तो नाम लिया जाता है, लेकिन बल्कि इनकी शक्तियों का प्रयोग कौन करती है? मंत्रिपरिषद या सरकार करती है। तो मंत्रिपरिषद ही ये यदि किसी क्षेत्र में ये हो कि दिवालिया होने की स्थितियां हो, तो वहां पर क्या करती है? वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। और जब वित्तीय आपात की घोषणा हो जाती है, तो उस घोषणा संबंधी प्रस्ताव को, जो उस घोषणा के संबंध में जो प्रस्ताव लाया गया है कि इस राज्य में वित्तीय स्थायित्व संकट में है और यहाँ वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है, तो उस ऐसे प्रस्ताव के संबंध में 2 माह के अंदर जो है 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक है, और अन्यथा वह रद्द हो जाएगी। यदि उस घोषणा को 2 माह के अंदर संसद के किसी भी जो है संसद के दोनों सदनों से पारित नहीं करवाया जाएगा, तो ये घोषणा स्वतः रद्द हो जाएगी, अमान्य हो जाएगी। वित्तीय आपात की घोषणा एक बार समय में की जाएगी। वित्तीय आपात की जो घोषणा है एक बार में कितने समय के लिए की जाएगी, ये निश्चित नहीं है। जैसे कि पूर्व के जो है बिंदुओं पर राष्ट्रपति शासन में या राष्ट्रीय आपात में ये निश्चित किया गया है कि 6 मंथ करके अंतिम जो है अधिकतम समय के लागू रह सकता है, और राष्ट्रीय जो है पद शासन को 6 मंथ बढ़ाते हुए मैक्सिमम 3 वर्ष की समय अवधि दी गई है। तो इस प्रकार यदि हम बात करें, इसको कंपैरेटिव देखिए या तुलनात्मक देखिए, तो इसमें समय ड्यूरेशन नहीं दिया है, समय निश्चित नहीं दिया गया कि कब से कब तक के लिए, 6 मंथ के लिए या 1 ईयर के लिए या अन्य किसी डिजिट में इसका कोई समय का जो प्रावधान नहीं किया गया है। ये एक बार यदि घोषणा की जाती है तो कितने समय तक लागू रह सकती है, ये निश्चित नहीं है। ना ही ऐसा संविधान में कोई ऐसा प्रावधान है कि इसको कितने समय तक लागू रखा जाएगा या कितने समय तक लागू नहीं रखा जाएगा। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा एक भी बार नहीं हुई। अब तक स्वतंत्रता के बाद से भारतीय इतिहास में वित्तीय आपात की घोषणा एक भी बार नहीं की गई है। भाई, देश के अंदर इतना आर्थिक संकट कभी नहीं आया। यदि एक बार आर्थिक संकट उदारीकरण के बाद जो है लगभग 1995-96 के आसपास जो है संकट आया था, जो है कि इमरजेंसी लगाई जा सकती है, वो कौन सी इमरजेंसी होगी? फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात लगाई जाए। लेकिन भारत सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया कि अपने यहाँ का जो सोना है, गोल्ड है जो है, उसको बेच दिया, और उस बेच करके जो है अपने को वित्तीय आपात से बचाने का काम किया। तो अब तक के इतिहास में भारत में एक भी बार वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है। और जब वित्तीय आपात की घोषणा होने पर, यदि वित्तीय आपात की घोषणा भी हो जाती है, तो राष्ट्रपति को छोड़कर शेष महत्वपूर्ण पदों पर बैठे व्यक्तियों के वेतन एवं भत्ते में कटौती की जा सकती है। उन्होंने बताया संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि यदि देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा रही है या की जाती है, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के वेतन में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी।
राष्ट्रपति के अलावा शेष जितने भी संवैधानिक या पद हैं या देश के अंदर जितने भी कर्मचारी वर्ग हैं, किसी भी सरकारी पद जो है एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनके वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है, लेकिन राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी। जो है आज के इस वीडियो क्लास में राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत आपातकालीन शक्तियों पर भी हमने डिस्कशन कर लिया और हमने ये देखा कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में राष्ट्रपति का पद किस प्रकार से सृजित किया गया, इस पद का महत्व क्या है, ये भारतीय संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत इस पे किस प्रकार की शक्तियां इनको दी गई हैं और ये अपनी शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, इनका गठन कैसे होता है, राष्ट्रपति का गठन कैसे हुआ, उसके निर्वाचन पद्धति कैसे है, किस कौन कौन से लोग इसमें भाग लेंगे, इसकी क्या योग्यता होगी, ये सभी बिंदुओं पर हमने डिस्कशन किया है। इसके कौन कौन से जो है शक्तियों में हैं, तो शक्तियों को भी बात किया, जो है विधायिका संबंधी शक्तियां, उसको शक्तियों में चाहे शक्ति कहें, चाहे भूमिका कहें, चाहे अधिकार कहें, इस सभी को सामूहिक रूप शब्द से वर्ड को प्रयोग किया जाता है, चाहे रोल वर्ड यूज करें, चाहे राइट हो या चाहे पावर हो। तो उनको दो भागों में बांट करके हमने सभी पर डिस्कशन किया और आज की इस वीडियो क्लास में हम राष्ट्रपति को संपूर्ण रूप से अध्ययन करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आज की वीडियो क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच।